और ये मौका है कि किसी भी बात करने से पहले उमर खालिद और उसके साथियों का, उसके हम सफ़र करने वालों को सलाम बोला जाए। और यही मौका है कि उमर खालिद के पिता फादर अब्बा डॉक्टर इलियास जो मेरे दोस्त थे और उनकी अम्मा को भी सलाम बोला जाए। इनका धैर्य, इनका हौसला, इनका कलेजा, इनका जज्बा पिछले 5 साल में एक कतरा भी कम नहीं हुआ है। देश के लिए इनका प्रेम भी कम नहीं हुआ है। इनके मुंह से कोई कड़वी बात मैंने 5 साल में नहीं सुनी, उसके पहले भी कभी नहीं सुनी। शरीफ पढ़े लिखे PhD शुदा इंसान है, उनके मुंह से कोई कड़वी बात, कोई गंदी बात नहीं निकलती। इस मौके पे प्रशांत साहब ने बहुत कानून बताया और मेरे भी वकील हैं 1-2 केसेस में, तो कानून तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं और ना ही किसी और चीज़ को बताने की ज़रूरत है। मगर एक चीज़ है जो शायद मैं इन सब से ज़्यादा आपको अच्छी बता सकता हूँ, और वो है कि पिछले 11-12 साल में, उससे पहले भी हम भूलना नहीं चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी भी 7 साल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे थे। कई बीज जो उन्होंने बोए थे मंत्री के तौर से 77 में, प्रधानमंत्री के तौर से 98 में, जो आज जाग झाड़ कांटे वाले हो गए हैं, उन्हीं के बीजों के हैं। उनका अपना हाथ धो के कहीं जा नहीं पाएंगे। ऐसी क्या चीज़ें जो मैं आपको बता सकता हूँ जो ये दोनों नहीं बता सकते, या जो प्रशांत और पांडे साहब नहीं बता सकते। 2 अक्टूबर को आने वाले हफ्ते में मैं 78 साल का हो जाऊँगा। 70 + 8 ड्राई डे होता है, तो उसको मनाने के लिए संजीदा ही मनाया जा सकता है, और कोई तरीका है नहीं। इन 78 सालों में से 60 साल से ज़्यादा मेरे को कभी भी ना अपने आप को मैंने समझा, ना कोई बात करने की ज़रूरत हुई कि देश का कानून, देश के कानून के ठेकेदार, उनके मातहत पुलिस वाले, कानून बनाने वाले राजनीतिक, मेरे जैसे ही मामूली हिंदुस्तानी इंसान हैं। जिन चीज़ों में मैं विश्वास रखता हूँ उन्हीं में वो विश्वास रखते हैं कि हम सबका भाईचारा है, इसी देश की संतान है। कहाँ जाएंगे मैं इटली तो जा नहीं सकता, मगर पिछले 11 साल में खासकर अब हालत ये हो गई है कि कुछ भी हरकत होती है मैं देखता हूँ, उसमें कोई भी कानून आता है, कोई भी ऑर्डर आता है, कोई भी जजमेंट आता है कि इसकी सतह के नीचे अल्पसंख्यकों का, दलितों का, ट्राइबल्स का अगला कौन सा बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अब मैं कानून का जो सरफेस है, उसके जो शब्द हैं, उन पे ध्यान कम देता हूँ। नीयत क्या है उस पर फोकस करने की कोशिश करता हूँ। बदबू खुशबू की तरह नीयत दूर से ही पता लग जाती है, साफ हो जाती है। कल के 4 छोटी खबरें आपको बताता हूँ। एक खबर का तो जिक्र 3 आदमियों ने यहाँ पर किया। वांचुक को, सोनम वांचुक को पकड़ के ले गए, आज जोधपुर की जेल में डाल दिया उसको। उसके खिलाफ NIA और युवा लगा दिया गया। बहुत अच्छा आदमी है, उसके ऊपर 3 इडियट्स की किताब भी लिखी जा चुकी है, फिल्म भी बन चुकी है। मगर ये शख्स जो क्लाइमेट चेंज के हक में है और ठीक हक में है, उनको जो शोहरत मिली थी कश्मीर में, वो थी डिमांड करने की
कि वैली को, जो वहाँ पे मुस्लिम्स को अधिकार है, उनको पूरी कश्मीर का जो स्टेट है उसको कंट्रोल करने से वंचित किया जाए। उन्होंने शह दी पूरे मूवमेंट को कि 370 को हटाया जाए, और अल्टीमेटली यूनियन टेरिटरीज बन गए। उस पर ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब पासा पलटा है, अब वो भी स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। कौन से स्टेटहुड की खास क्लैरिटी नहीं है, मगर जब तक वो सरकार के हक में बोलते थे, जब तक वो भाजपा के हक में बोलते थे, जब तक वो संघ परिवार की जो राजनीति है कश्मीर के लिए, जब तक वो बोलते थे, ठीक थे, सेफ थे, सरकार की शय में थे, सरकार के प्रोटेक्शन में थे। जैसे उनका नज़रिया बदला, उनकी आत्मीयता, उनका बुद्धिज़्म, उनका ले का जो टिबेटो साइनो टिबेटो एथनिसिटी है, जो वो थोड़ा आया बाहर, उनकी ज़ुबान में थोड़ा चेंज आया, अपने लोगों के लिए बोलने लगे। अब वो राष्ट्रीय विरोधी हो गए, एंटी नेशनल हो गए, देश के दुश्मन हो गए हैं, जिसके ऊपर और अच्छा खुलासा दो लोगों ने किया था। दूसरी खबर है जिसका जिक्र नहीं किया था, वो है लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, जो पकड़े गए थे बॉम्ब ब्लास्ट के चक्कर में, काफ़ी साल जेल में रहे, और फिर कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दिया, जो कोर्ट ऐसे मौक़ों पर देता है। कल उनका प्रमोशन हो गया, फुल कर्नल बन गए। इसी रफ्तार पे गए तो 58 साल छोड़ने से पहले वो लेफ्टिनेंट जनरल भी बन सकते हैं। उनको उनके खोए हुए सालों का पुरस्कार, तगमा फौरन मिल गया। तीसरी बात जिसका जिक्र नहीं आया है, यूआपा में मेरा एक दोस्त पकड़ा गया था। 3-4 दोस्त पकड़ गए, उनमें से एक मेरे से बुजुर्ग थे। उनकी यूआपा में ट्रायल के पहले बेल की एप्लीकेशन चल रही है, उसके बावजूद सख्त बीमारी में कैदी की तरह उनकी मौत हो गई। फादर स्टैन स्वामी 84 साल के थे, पार्किंसन डिजीज़, जिसमें हाथ हिलता है, के मरीज थे, अपने हाथ से पानी नहीं पी सकते थे। उनकी बेल एप्लीकेशन नहीं मंजूर हुई, जैसे खालिद की मंजूर नहीं हुई। बेल एप्लीकेशन की नामंजूरी की जो जजमेंट आती है, रूलिंग आती है, जज का ऑर्डर आता है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो जज के ऊपर थूकेंगे अलग, उसके चप्पल लेके उसके 4 मारेंगे। जो शब्द वो इस्तेमाल करता है एक बुजुर्ग बीमार प्रीस्ट पादरी मुल्ला के लिए, जैसे उसकी जाति दुश्मनी है। ये नहीं कि वो भारत सरकार का कैदी है, ये नहीं कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो कानून बने हैं उसके अंतर्गत पकड़ा गया है। ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है कि उसने इस जज के कोई जाति दुश्मनी की बात, इसके घर पर कुछ अटैक किया, इसकी माँ बहन को गाली दी या इसके बच्चों को धमकी दी। इस तरीके की सड़क छाप भाषा को कानूनी भाषा में लिखते हुए इनकी बेल एप्लीकेशन हटाता है। अल्टीमेटली हाई कोर्ट में एडमिट होते हैं एप्लीकेशंस, जैसे यहाँ पे भी हुई। और जिस दिन, बहुत दिनों के बाद, जब तारीख के दिन आती है, तो स्टैन स्वामी का वकील खड़े के बेंच को बोलता है, हुजूर, मेरा मुवक्किल कल रात को मर गया बेल की उम्मीद में। जब आप सुनते हैं, और उसके बाद जब सुनते हैं 10,557 यूआपा के कैदी हैं, तो कोई भी रिपोर्टर, में 56 साल का हो गया, इनके भी 40 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है पत्रकारिता का, हम एकदम स्टैटिस्टिक ढूंढते हैं, कौन था ये किसका लहू है, कौन मरा, क्या जाति थी उनकी, क्या उनकी खाल का रंग था, क्या नर थे या नारी थे, कहाँ रहते थे वे लोग।
जब ऐसी स्टैटिस्टिक्स आती हैं, गवर्नमेंट कभी डेटा नहीं देगी, मगर फेलो कैदी दे देते हैं, बाकी लोग दे देते हैं। इनमें से मेरा ख्याल है 3/4 या 3/5 लोग मुसलमान हैं, दलित हैं, पेजेंट्री, लैंडलेस पेजेंट्री, उसके पास ज़मीन नहीं है, मजदूरी करता है, ट्राइबल्स हैं। अगर ट्राइबल्स हैं तो उनकी काफ़ी तादाद ईसाई भी होती है, क्योंकि छोटा नागपुर में ईसाई काफ़ी तादाद में है, खासकर जंगलों में, खासकर जंगल के अंदर जो गांव है आदिवासियों के, वहाँ पर एक ऐसे कानून है जिसके अंतर्गत रिलीजियस माइनॉरिटीज़, धार्मिक अल्पसंख्यक, ट्राइबल्स, एथनिक अल्पसंख्यक और लैंडलेस गरीब, रोज़ाना की नौकरी करके रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना, ऐसे गरीब लोग, ऐसे कानून है जिसके अंतर्गत फोकस इन्हीं पे रहता है। उच्च जाति के अमीर लोग, बहुसंख्यक लोग, एक ओहदे के लोग जो खून भी कर देते हैं, बम भी मार देते हैं, जिसमें 20 मुसलमान कत्ल हो जाते हैं और लोग कत्ल हो जाते हैं, वो बरी भी हो जाते हैं, उनको तमगा भी दोबारा मिल जाता है, उनके खोए सालों का उनको मुआवजा भी मिल जाता है। तो आज जो मैं बात करना मांगूंगा खालिद और उसके सारे साथी और बाकी जो 10,500 लोग हैं, उनकी आज़ादी के लिए भी, उनको भी रिव्यू, फौरन रिव्यू के बेल एप्लीकेशन करके उनको छोड़ने की सपोर्ट करते हुए, डिमांड करते हुए मैं फोकस करना मांगता हूँ किस प्रकार भारत का राजतंत्र अपने ही लोगों को, अपने ही बच्चों को, जिसको प्रोटेक्शन देने की कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में करता है, फ्रेटर्निटी के अंदर करता है, रिलीजियस फ्रीडम के अंतर्गत करता है, इक्वालिटी के अंतर्गत करता है, उन्हीं लोगों का खून चूसने के लिए, उन्हीं लोगों का गला दबाने के लिए, उन्हीं लोगों को कैद करने के लिए किस तरीके से पूरा राजतंत्र एक तरीके से सिमट रहा है। ये नई बात नहीं है, इसमें नेहरू के ज़माने में भी शुरुआत है, इसमें ऐसी बात नहीं है। 1950 में कहा गया था, जब कानून कॉन्स्टिट्यूशन का बना था, कि सारे लोगों को अगर उनके अंदर ये 15% के अंदर जिसको शेड्यूल्ड कास्ट का कहते हैं वो सताव है, तो उसमें धर्म बीच में नहीं आएगा। मगर थोड़े दिनों बाद ही धर्म बीच में आया, और अब सिर्फ वो सारे तमगे, वो सारा स्कॉलरशिप सिर्फ हिंदुओं को ही मिलता है, और बुद्धिस्ट को और सिखों को तो धर्म की आज़ादी है ही नहीं, उनको भी ज़बरदस्ती हिंदू माना जा रहा है। आज की तारीख में भी सिख रोज़ाना हल्ला मचा रहा है कि मेरे को अपने कानून के अंतर्गत शादी करने दो। जो उनका कानून है, उनकी होली बुक के चारों तरफ 4 फेरे लगाकर कानून बना हुआ है, मगर उसके अंदर बनने के लिए जो रूल्स हैं, स्टेट वाइज रूल्स हैं, जो अफसर तैनात करने हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के ज़्यादा प्रांतों में सिख अगर परिवार, सिख लड़का और सिख लड़की, ये नहीं इंटरकास्ट, सिख लड़का और सिख लड़की भी आपस में शादी करना चाहते हैं, उनको हिंदू कानून में हिंदू बन के शादी करनी पड़ती है। ये आपकी आइडेंटिटी के खिलाफ एक तरीके से जंग हो रहा है। और उसके बाद जो भी कानून बने हैं, हर एक का आज की तारीख, कल नहीं तो परसों, किसी ऑर्डर के लिए, किसी रूल्स के अंतर्गत, उसके अंदर से जो उसका सेक्युलरिज्म जिसको कहा जा सकता है, इगैलिटेरियन जो कहा जा सकता है, उसको निकाल के उसके निचोड़ के बाद जो मेजोरिटेरियन रूल बना है वही सिर्फ रह गया है। एंटी कन्वर्जन बिल, जिसके अंतर्गत राजस्थान में जो सख्त सज़ा दी गई है वो भी वापस से ज़्यादा है, जन्म कैद, और तब भी संघ परिवार की डिमांड है कि सजाए मौत होनी चाहिए। एंटी कन्वर्जन लॉ जो ईसाई मिशनरियों के खिलाफ था, उसमें आपने शादी का शब्द जोड़ दिया, मुसलमानों के खिलाफ कर दिया। एक के बाद एक स्टेट ने उसको वेपनाइज किया। उत्तर प्रदेश और असम में तो एक तरीके से कोई भी जवान मुसलमान उसके अंतर्गत आ सकता था। असम में हर्षमंत्र और मैं जो गए, वहाँ पे 300 के करीब के खिलाफ हिस्से थे कि आज पकड़े जाएंगे या कल पकड़े जाएंगे।
कानूनों का घातीकरण करना है, उनको वेपनाइज करना, वो भी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, ट्राइबल्स के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ और कुछ हद तक सरदारों के खिलाफ भी। सरदारों के खिलाफ तो आज अपने आप हथियारे भेज रहे हैं कनाडा और अमेरिका में कि जो आपके खिलाफ बोले उसको आप कत्ल ही कर दो, उसको बेल की ज़रूरत ही नहीं है, एनकाउंटर कर दो एक तरीके से, जैसे यूपी में कर देते हैं। ये अपने ही लोगों के खिलाफ भारत माता के लोग इस तरीके से कर रहे हैं, इसका कभी ना कभी तो इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इनको हमारे वोट की ज़रूरत है नहीं। हमारे बिना भी, खुलेआम कहते हैं, हमारे बिना भी वोट से जीत जाते, मेजॉरिटी में इक्का दुक्का सीट छूट जाती, मगर हमको विक्टिमाइज करके ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के कुछ और वोट छीनना मांगते हैं। इसमें आप बीच में आप कहते हैं कि जैसे आपको मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, बाकायदा ज़रूरत नहीं है, ना मुसलमानों की, ना ईसाइयों की, ना ट्राइबल्स की, शायद दलितों की भी नहीं। आप जीत जाएंगे, मगर इस तरीके से इलेक्टोरल प्रोसेस को, डिसफ्रेंचाइजमेंट को, लॉ के प्रोटेक्शन को, लॉ के प्रोसेस को आप हमको वंचित करके हमारी मानवता को, हमारी ह्यूमैनिटेरियनिज्म को, हमारी जो आइडेंटिटी है इंसान की, सिटीजन की, उसके ऊपर आप प्रहार कर रहे हो। आप में और नेतन्याहू में, बेंजामिन नेतन्याहू में क्या फ़र्क रह जाता है? क्या फ़र्क रह जाता है? इनोसेंट्स को पकड़ के, इनोसेंट्स का खून करके, इनोसेंट्स की सज़ा दे के, अपने कानून को बदल के वेपनाइज करके आप में। और जो बोल रहे थे कि डिक्टेटर्स की जब लिस्ट आएगी, मेरे को कोई शक नहीं है, आपका नाम इंदिरा गांधी से कहीं आगे रहेगा, कहीं आगे रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। शायद औरंगजेब की आप क्या बात करते हैं, उसके आप डिक्टेटर नंबर 1 का ही शीर्षक रहेगा, बाकी सब इनके आगे फीके दिखाई देंगे। और ये हम लोगों के लिए, देशवासियों के लिए शर्म की बात है कि हमारे देश में हमने क्या गुनाह कर दिया कि डिक्टेटर यहाँ पे पैदा हो गया। ये हमको भी कुछ सोचना पड़ेगा। किससे फरियाद करेंगे? कौन सी इंस्टीट्यूशन बच गई है? कोई दिखता नहीं है। इंस्टीट्यूशन जो बचे भी हैं, वहाँ पर अल्पसंख्यकों के प्रति क्या रवैया, वहाँ पे क्या लोग फंसे गए हैं। कर्मवीर कहलाता है, क्या कहलाता है ये जो नए फौजी भर्ती कर रहे हैं, कहाँ से भर्ती कर रहे हैं? जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिया में आरएसएस को भरने के लिए आप 20-20 साल के प्रोफेसर को हटा देंगे, तो 3 लाख 4 लाख शौर्यवीर जमा करके फौज में क्या लोग पैदा करेंगे आप? इतनी स्टेट्स के अंदर पिछले 15 साल से पुलिस में किन लोगों को भर्ती कर रहे हैं? जो आपने गुनाह किया है उसकी आने वाली, हम तो चले जाएंगे, कम से कम 2 पुश्तों को और इसका सज़ा मिलेगी, और ये बहुत अफसोस की बात है। तो मैं यहाँ से वहाँ तक जाते हुए भी एक बार फिर उमर खालिद को, उसके साथियों को, और जैसे मैंने कहा उसके बहुत ही बहादुर माँ बाप को अपना सलाम पेश करते हुए जाता। शुक्रिया।